हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो समय नियत किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए, उस संविदा को पूरा करने के लिए, किए जाने के लिए उस तिथि से पूर्व ही संविदा का भंग कर दिया जाना। हिंदी में एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समय पूर्व संविदा भंग या पूर्वकालिक संविदा भंग कहते हैं। तो आइए केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या लीगल प्रोविज़न किए गए हैं, क्या कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आइए स्टडी करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 39 में दिया गया है, यानी कि सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करती है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एन एंटीसिपेटरी रिपटिएशन ब्रीच occurs when the prior to the promised date of the performance the promisor absolutely repudiates the contract, यानी कि जो भी समय निर्धारित किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस डेट से पहले ही जो प्रॉमिसर है, जो वचनदाता है, वह एब्सोल्युटली रिपुडिएट्स कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, उसको समाप्त कर देता है, भंग कर देता है। तो इसे ही एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि दो पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एक प्रॉमिसर होता है, दूसरा प्रॉमिसी होता है, यानी कि एक वचनदाता होता है, एक वचन ग्रहीता होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए सपोज दैट कि अगले महीने की कोई तिथि नियत की गई है कि अगले महीने की इस तिथि को इस संविदा का परफॉर्मेंस कराया जाएगा, लेकिन जो प्रॉमिसर है उस डेट के आने से पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर देता है। वह बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसे ही एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, पूर्वकालिक संविदा भंग कहते हैं, अथवा समय पूर्व संविदा भंग कहते हैं। इससे संबंधित प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 में किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीगल क्या टर्म, लीगल क्या सेंटेंस यूज किया गया है सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफेक्ट ऑफ refusal of party to perform promise wholly. When a party to the contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conducts or acquiescence in its continuance। यानी कि जब भी कोई पार्टी, when a party to the contract had refused, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी के द्वारा रिफ्यूज किया जाता है, मना कर दिया जाता है, किस लिए, टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, कि जो भी उसके द्वारा वचन दिया गया है, जो भी ऐसा कहा गया है, उसको परफॉर्म करने से मना कर दिया जाता है या उसे पूरा करने में अपने आप को अक्षम बता दिया जाता है, डिसेबल करार दिया जाता है। द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो वचन ग्रहीता है, जो प्रॉमिसी है, वह उसको ऑप्शन होता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दे, अथवा वह चाहे तो अपने उस डेट का भी इंतजार कर सकता है। यदि समय पूर्व संविदा भंग है तो उस डेट का भी वह यूज कर सकता है, उसे वेट कर सकता है जिस डेट को नियत किया गया है कि इस तिथि को, इस परफॉर्मेंस को पूरा किया जाएगा। तो वो उसके ऊपर है कि समय पूर्व संविदा भंग के आधार पर तुरंत वाद दायर कर दे, अथवा
वह चाहे तो उस डेट का, उस तिथि का भी इंतजार कर सकता है जो तिथि दोनों पक्षकारों के मध्य उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए नियत की गई है, फिक्स की गई है। तो ये उस पक्षकार यानी कि प्रॉमिसी के ऊपर होता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। पहला है ए, अ सिंगर इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, यानी कि ए एक सिंगर है जो गायिका है, वह बी के साथ एक करार करती है जो कि द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, जो एक थिएटर के मैनेजर हैं, एक थिएटर के प्रबंधक हैं, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, यानी कि वह गायिका उस मैनेजर के यहाँ प्रत्येक हफ्ते के 2 रात को गायिका करेगी, गायन करेगी आके। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अगले 2 महीने तक चलना था कि हर हफ्ते के 2 दिन वह आएंगी और उसके थिएटर में गाना गाएंगी। अगले 2 महीने तक इस कॉन्ट्रैक्ट को चलना था। एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। और जो उनमें करार हुआ था वह यह कि जिस रात में वह गाना गाएंगे उनको प्रत्येक रात के गायन के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। ऑन द 6th नाइट, यानी कि 1 से 5 रात तो वो आए गाना गाएं, लेकिन छठी रात में ए विलफुली एब्सेंस फ्रॉम द थिएटर, छठी रात में वो स्वेच्छया जो है गाना गाने उस थिएटर में हाजिर नहीं हुई। बी इज एन ऑप्शन ऑफ लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तब चूँकि 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और छठे रात में ही इन्होंने अपनी इच्छा से वहाँ गाना गाने के लिए नहीं गई, तो मैनेजर के पास अब ऑप्शन हो जाता है कि वह एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें, तो वह इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दे, इस संविदा को समाप्त करके अब उनको छठी रात से ही मना कर दे कि अब आगे वह गाना गाने नहीं आएंगी। तो ये उसके ऊपर है। दूसरा इलस्ट्रेशन है अ सिंगर इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, यानी कि इसमें भी वही गायिका मैनेजर के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वह उसके थिएटर में आके गाना गाएंगी, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, यानी कि हर हफ्ते की 2 रात में वो आके गाना गाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 महीने तक चलना था। एंड बी एंगेजेस टू पे हर एट रेट ऑफ 100 फॉर ईच नाइट, 100 रुपया प्रत्येक गायन के लिए, प्रत्येक रात के गायन के लिए उनको मिलना था। ऑन द 6th नाइट, यानी कि छठी रात को वह विलफुली एब्सेंट करती हैं अपने आप को, उसके थिएटर में गाना गाने नहीं आती हैं। विद द एसेंट ऑफ बी, अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि जब छठी रात में उन्होंने अपने आप को स्वेच्छा एब्सेंट कर लिया, गाना गाने उसके थिएटर में नहीं पहुंची, अगले बार क्या होता है कि विद द एसेंट ऑफ बी, यानी कि जो थिएटर का मैनेजर है उसकी सहमति से ए सिंग्स ऑन 7th नाइट, यानी कि इन्होंने उसको मना नहीं किया, इनकी सहमति से वो 7वीं रात को फिर एज इट इज गाना गाने आई। यानी कि क्या हुआ इसमें, बी हैज सिग्निफाइड हिज एक्विजिशंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन्होंने उसके एब्सेंटी को माफ कर दिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। और एक बार जब सिग्निफाइड कर दिया, एक बार उसको जब इजाज़त मिल गई कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते रहिए, एक रात के एब्सेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं खत्म कर रहे हैं, तब आई कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट, तब इस दशा में अब जो है उनका इस संविदा को समाप्त करने का अधिकार खत्म हो जाता है, बट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द डैमेज। लेकिन जो उनको एक रात न आने से घाटा हुआ है वह उससे प्राप्त कर सकते हैं, उस गायिका से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन उनके पास होता है। अब हम लोग केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। केस है होचेस्टर वर्सेस डी लाटूर, 1853 का केस है, 1853 का केस है, होचेस्टर वर्सेस डी लाटूर।
तो आइए देखते हैं कि रोचेस्टर वर्सेस डी लाटोर के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस ए एंगेज्ड B on 12th April 1852 as a courier for accompanying him in a tour in Europe, यानी कि एक यूरोप में टूर जाना था, उसके लिए एक को उन्होंने हायर किया था। और यह हुआ वो जो हायर करने की बात चल रही है वो 12 अप्रैल 1852 को चल रही है। उस दिन बात हुई विच वॉज टू बिगिन ऑन 1 जून, यानी कि 1 जून को एक टूर जाना था, जिसके लिए बातचीत 12 अप्रैल 1852 को ही हो रही है। इसमें यह था कि एज अ कोरियर एक लोग को उसमें काम करना था जो 1 जून से यूरोप को टूर जाना था। B was to be paid 10 pound per month for his services, और जो B नामक व्यक्ति इस काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा था, उसको यह काम दिया जा रहा था, बात हुई कि उसे 10 पाउंड पर मंथ के हिसाब से जब तक वह उसके टूर में रहेगा, टूर में असिस्ट करेगा, तब तक उसको 10 पाउंड पर मंथ के रेट से उसे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसे उसका काम करने का पैसा दिया जाएगा। ऑन द 11th May 1852 A informed B that B services was not needed। अब 12 अप्रैल को तो ये बात हो गई कि टूर में उनको चलना है, असिस्ट करना है, उनको 10 पाउंड पर मंथ हिसाब से दिया जाएगा जब तक वह टूर में रहेंगे और वह अपनी सर्विस देंगे। लेकिन 11 मई को 1852 को उसकी तरफ से यह सूचना आती है कि नहीं, अब उसको जो है उसकी सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। टूर कब जाना है? 1 जून को जाना है। बात कब हुई? 12 अप्रैल को हुई। सूचना कब दे रहा है कि नहीं अब आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है? 11 मई को दे रहा है। तब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि जून में इसको जाना था, 12 अप्रैल को बात किया था, 11 मई को वो उसको सूचना मिल जाती है कि नहीं आप जून में जो हमारा टूर जा रहा है उसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑन 22 मई बी sued A फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे इसको सूचना मिलती है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके ऊपर वाद दाखिल कर देता है, मुकदमा दाखिल कर देता है, सूट फाइल कर देता है। Held that even though B had brought an action on 22 May, that is the date before the performance of the contract, he had right to do so। यानी कि बात जो कंपनी की तरफ से ये रखा गया कि साहब अभी तो परफॉर्मेंस की डेट आई नहीं है, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, जैसे आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसको नोटिस मिल गई, उसको सूचना मिल गई, उसके पास ऑप्शन है कि उस डेट का इंतज़ार करे अथवा उसी डेट को आके मुकदमा फाइल करके अपना हर्जाना जो भी उसको लेना है वो ले ले। तो वो उसके अधिकार के तहत शामिल बताया गया कि जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उस डेट का, उस तिथि का इंतजार करें जिस तिथि को उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना था, बल्कि जिस दिन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसके रिफ्यूज़ल का उसको नोटिस मिल जाता है, उस दिन भी उसको अधिकार होता है कि वह एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल करके अपना डैमेजेस ले सके। तो ये रोचेस्टर वर्सेस डी लाटोर के केस में हेल्ड किया गया, निर्धारित किया गया। अगला केस है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का, 1872 का केस है, 1872 का। तो आइए देखते हैं कि फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कैसे फिट बैठता है। Frost versus Knight 1872। In this case, a person promised to a woman that he will marry to that woman after the death of his father। इसको समझते हैं। इस केस में एक पुरुष के द्वारा एक महिला से यह वादा किया जाता है कि जब पुरुष के पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके पिता की मृत्यु के पश्चात वह उस महिला से विवाह करेगा। एंड द ड्यूरिंग ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर मैरिड एन अदर वुमेन। अब क्या होता है कि यह बात तो हो गई कि वह पुरुष अपने पिता की मृत्यु के बाद उस महिला से शादी करेगा, लेकिन हुआ यह
कि वह अपने पिता के जीवन काल में ही, उनके लाइफ टाइम में ही किसी अन्य महिला से विवाह कर लेता है। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डेट तो नियत की गई थी कि जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तब वो शादी करेगा, लेकिन वो तो अपने पिताजी के जीवन काल में ही किसी और महिला से, किसी अन्य महिला से शादी कर लिया। तो यह एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ही वॉज हेल्ड लिएबल फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें उस महिला के द्वारा जिसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद उससे विवाह करेगा, लेकिन वास्तव में अपने पिता के जीवन काल में ही किसी अन्य महिला से विवाह कर लेता है, तो उस दशा में उस प्रथम महिला के द्वारा उसके ऊपर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया जाता है। पूर्वकालिक संविदा भंग के लिए उसके ऊपर वाद दाखिल किया जाता है, मुकदमा लाया जाता है, और कोर्ट के द्वारा भी यह निर्णित किया गया, यह हेल्ड किया गया कि वह पुरुष एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिएबल है, दायित्व के अधीन है। तो ये फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट में निर्धारित किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। प्रॉमिसी के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, वचनग्रहीता के पास क्या क्या विकल्प होते हैं यदि उसके साथ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूर्वकालिक संविदा भंग की जाए। When one person makes anticipatory breach of contract, the other party has two options. That the first, he may resign the contract immediately and may bring an action for the breach of contract without waiting for the appointed date of the performance of contract। यानी कि पहले केस में यदि हम लोग ये देखें तो उसके पास जो पहला विकल्प होता है प्रॉमिसी के पास एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, वह यह होता है कि बिना उस तिथि का इंतजार किए वह तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दे और उसके ऊपर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा फाइल करे, केस लाए। और दूसरा ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल होता है वह यह है, सेकेंडली, ही मे नॉट पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ट्रीट इट इज स्टिल सबसिस्टिंग एंड अलाइव एंड वेट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अपॉइंटेड डेट। यानी कि दूसरा ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, वह यह है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो ख़त्म न माने, ठीक, और उसे तब तक अलाइव माने, तब तक जीवित माने जब तक कि जो तिथि नियत की गई है उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए वह बीत न जाए। यानी कि वह उस तिथि का इंतजार कर ले और जब तक वह तिथि बीत न जाए तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस संविदा को वह अंत न माने, उसका एंड न माने। तो ये जो है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39, उसके ऊपर इलस्ट्रेशन और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।